सो आई वेलकम यू ऑल के जो है 11th इंट्रेंस का ये एक और बैच स्टार्ट कर रहे हैं नया फ्रेश बैच। ठीक है, तो इसमें हम लोग कवरेज जो करेंगे वो सबसे पहले जो कवरेज लेंगे वो 10th क्लास का लेंगे, ताकि जो बच्चों को बोर्ड्स देना है उनका 10 बोर्ड्स भी अच्छा हो सके और उनका 11th इंट्रेंस भी हो सके। ठीक है, अगर हम बात करें 11th इंट्रेंस की, तो 11th से बच्चों आपको पता होगा क्लास 9 और क्लास 10 से पूछा जाता है। तो हम लोगों को अल्टीमेटली कवर जो करना है वो क्लास 9 का सिलेबस और क्लास 10 का सिलेबस करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना? तो अब उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे या हमारी स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी? आप लोगों को सबको पता है विंग्स एकेडमी का रिजल्ट कैसा रहा है, रैंक्स रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी। तो वो सब चीजें कैसे कामयाब हो पाए हम लोग, या किस तरीके से हम लोग ने मेहनत करी थी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो किस तरीके से आपको चलना है हमारे साथ। बिकॉज हमारी और आपकी इंटीग्रेटेड मेहनत ही रिजल्ट देगी, खाली आपकी मेहनत या खाली हमारी मेहनत रिजल्ट नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं इस प्लान के अंदर, इस पैकेज के अंदर, तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं वो हम बताते हैं आपको। एक तो आपको काफी लिमिटेड साइट्स का बैच मिलेगा, बैच में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं जमा होगी, ताकि हर एक बच्चे पे इजीली और अच्छे से कंसंट्रेट करा जाए। क्योंकि 11th इंट्रेंस एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग के लिए काफी बेनिफिटरी बैच होता है। बेनिफिट क्या होता है उसका, कि आपका जो 9th और 10th वीक होता है, जो कि आपका आगे वाले टाइम पे आईआईटी नीट का फाउंडेशन बनता है, वो अगर आपका किसी वजह से 9-10 वीक हो गया, और किसी वजह से अभी सबसे ज्यादा डोमिनेंट वजह बच्चों हमारी क्या है, कोरोना, कोरोना की वजह से वीक हो जाता है, तो उस सब में हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। और उस इंप्रूवमेंट के लिए हमें क्या करनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोगों को बेटा तैयार रहना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऑलराइट, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग ने जो टेस्ट का प्लान बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। जो हम लोगों ने टेस्ट का प्लान बनाया है वो कितने तरीके के टेस्ट हैं आप देखो। ये एक तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे माइनर टेस्ट क्या होता है, क्योंकि आज ओरिएंटेशन सेशन है। मतलब आज के सेशन में हम लोग बच्चों वो बात करेंगे जो हम लोग इसको फॉलो करेंगे जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं हो जाता, समझ में आ रहा है, या जब तक हमारा बोर्ड्स नहीं हो जाता। तो इसी स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है। तो बेटर यही है कि पहले दिन स्ट्रैटेजीज ही डिस्कस कर ले, ताकि आपका भी माइंड सेट हो जाए और हमारा भी माइंड सेट रहे किस तरीके से आपको मेहनत करनी है और हमको मेहनत करनी है और साथ चलना है। ठीक है, दूसरा टेस्ट आएगा बेटा आपका मेजर टेस्ट। दूसरा टेस्ट टाइप है आपका मेजर टेस्ट। तीसरा टेस्ट टाइप आता है बच्चों आपका सेमी मेजर टेस्ट। और चौथा टेस्ट जो आएगा वो आएगा फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट। तो ये चार टाइप्स के हमें टेस्ट इसमें इस बैच में ऑर्गेनाइज करने हैं। और इस टेस्ट में होगा क्या क्या, किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, वो मैं आपको बताता हूं। आप जब जैसे आज आपका ओरिएंटेशन सेशन है, मतलब आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, मतलब आज से क्लास स्टार्ट हो गई, मतलब आपका 31 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है, राइट? अब नेक्स्ट क्लास तो मतलब अगली साल लगेगी, मतलब कल, बोलो, ठीक है ना? तो आपका 31 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो एक हफ्ते में जितना भी हम पोर्शन कवर करेंगे, वो जो टेस्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनर टेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर टेस्ट। फिर जब आप नेक्स्ट वीक जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 15 डेज का हो जाएगा। तो 15 डेज का जो स्टार्टिंग से लेके 15 डेज का जो टेस्ट होगा वो मेजर टेस्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपके ऑल्टरनेट माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट चलेंगे। मतलब एक मंथ की अगर हम बात करें तो आपके 2 माइनर टेस्ट हो जाएंगे और 2 मेजर टेस्ट हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? ठीक है, अब 2 माइनर और 2 मेजर टेस्ट हो जाएंगे। अब पूरा जो आपका सिलेबस है, जो पूरा आपका सिलेबस होगा, जो पूरा सिलेबस कवरेज होगा, वो आपका कवर होगा विद द हेल्प ऑफ दीज माइनर टेस्ट एंड मेजर टेस्ट। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं हम लोग। अब सर ये माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट की जो स्ट्रेटेजी है ये हमें कैसे फायदा पहुंचा सकती है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने चैप्टर 1 पढ़ा क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी, ऑलराइट? आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा? क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आप लोग चैप्टर 2 पे मूव ऑन कर गए और वो आपका आ जाएगा मैग्नेटिज्म। समझ में आ रहा है? तो होता यह है, जब आप लोग चैप्टर 1 पढ़ते हो तो वो चैप्टर 1 आपका 100% क्लियर होता है। बट आप जब चैप्टर 2 पे चले जाते हो तो हमें पता नहीं चलता, बट वो चैप्टर 1 में कुछ एरर्स आने लगते हैं। वो एरर क्या होते हैं? डाउट्स आने लगते हैं। तो वो हम लोग स्टूडेंट्स लोग उसको जो है ना कैच आउट नहीं कर पाते। तो उससे क्या होगा कि जब आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लोगे और चैप्टर 3 पे चले जाओगे तो डेफिनेटली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थोड़ा वीक हो जाएगा।
तो आप कंटिन्यूअसली माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट की हेल्प से हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से हर वक्त कनेक्ट रहोगे। तो जब आप एक ही चैप्टर हर चैप्टर के टॉपिक से कनेक्ट रहोगे तो आपको लगता है कि क्या भूलने के चांसेस हैं? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप इससे एक तरीके से हर वक्त हर चैप्टर से हर सब्जेक्ट से कनेक्ट रहोगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट इसी तरीके से बेनिफिशियल होता है। और फिर जब हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग कराएंगे सेमी मेजर टेस्ट। सेमी मेजर टेस्ट में क्या होता है कि आपके जो सब्जेक्ट होंगे उसका सिलेबस हाफ हाफ कर दिया जाएगा। अब वो टीचर्स के ऊपर होता है कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि आपका हाफ सिलेबस क्लास 9 का टेस्ट दूं, फिर अगले सेमी मेजर में क्लास 10 दूं। या मैं ऐसे कर सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 10 है तो मैं 2 चैप्टर्स 9 के उठा दूं, 3 चैप्टर्स 10 के उठा दूं। तो 5 चैप्टर्स का आपका टेस्ट होगा सिलेबस का, ठीक है। तो उस तरीके के टेस्ट को हम बोलते हैं सेमी मेजर टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया फिजिक्स का, ऐसे ही सेम अप्रोच आपके हर सब्जेक्ट्स में रहने वाली है। कितनी बात समझ में आ रही है? तो मतलब एक बार तो आप इस माइनर और मेजर टेस्ट की हेल्प से अच्छे से कनेक्ट रह रहे हो, उसके बाद आपका फिर से रिवीजन हो रहा है पूरा सेमी मेजर टेस्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद जब आपके सेमी मेजर टेस्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपका आएगा फुल लेंथ टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट में टोटली जो एमयू इंट्रेंसेस में आपसे जिस तरीके से इंट्रेंस आता है उस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और उस तरीके से क्वेश्चंस के आपके टेस्ट होंगे काफी सारे। अप्रोक्सीमेटली आपके ये टेस्ट 5 से 6 होंगे मिनिमम। ये मैं मिनिमम लिख दे रहा हूं, इतने तो टेस्ट आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे ही होंगे। तो उसमें ये होता है कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अभी अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो जो हमारे फुल सिलेबस टेस्ट है ना, इसके क्वेश्चंस जो हमने इसके पेपर में जो क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चंस एज इट इज उठकर आ गए थे एंट्रेंस में, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा था बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, अब इसके बारे में बात कर ली हम लोग टेस्ट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स किस तरीके से हम लोग की होगी और टेस्ट हम कैसे कैसे लेंगे, वो सारी बात हमने डिस्कस कर ली। आप लोगों को इस पूरे बैच का शेड्यूल मिल जाएगा, आपको पता होगा पहले से ही कब मेरा टेस्ट है, कब किसकी क्लास है, सब कुछ पता रहेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या बेनिफिट आपको मिलेगा बच्चों? बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लोगों का सबसे ज्यादा मसला होता है डाउट्स का। आप लोग जब क्लास कर रहे होते हो तो ड्यूरिंग द क्लास आप डाउट रिजॉल्व कर सकते हो, बट हर बच्चा वो उतने कैपेबल नहीं होता कि वो डाउट रिजॉल्व कर सके, या उस बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको शर्म महसूस होती है डाउट पूछने में। ऐसा भी होता है, कभी आप लोग के साथ भी हुआ होगा तो आप लोग भी फील कर सकते हो कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन सबको क्लियर हो गया वो टॉपिक, बट कोई एक बच्चा है जिसको वो डाउट है, उसको वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, बट वो शर्म की वजह से वो भी कह रहा है कि मेरा क्लियर हो गया। तो वो जो चीज है वो एक दफा को एकेडमिक में तो चल जाती एक दफा को, पर आपका एंट्रेंसेस में वो आपको अनसक्सेसफुल बना सकती है, और हम नहीं चाहते कि आप अनसक्सेसफुल बनो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, उसके लिए हम लोग ने क्लास के बाहर आपके डाउट काउंटर टेबल डाल रखे हैं, डाउट डेस्क बेसिकली डली हुई है। और डाउट डेस्क का फायदा क्या होगा, आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, मतलब आप डाउट ले सकते हो अपने टीचर से खड़े होकर। आ रही बात समझ? मतलब एक टीचर और एक स्टूडेंट अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जब आप 1-to-1 इंटरेक्शन करोगे टीचर से, 1-to-1 डाउट्स को रिजॉल्व करोगे, तब आप मेरे ख्याल से शर्माओगे नहीं, तो वहां पर आपका डाउट भी रिजॉल्व हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? और यहां पे सभी टीचर्स को बोल दिया गया है, सभी टीचर्स को ट्रेनिंग मिल गई है, सब टीचर्स को बता दिया गया है कि जो आपका टीचिंग स्किल रहेगी या पढ़ाने का तरीका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि आपको सबसे पहले 10th का सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को डाउट्स अगर आते हैं और वो एक डाउट्स को काफी बार पूछता है तो उस डाउट्स को उन स्टूडेंट्स को बताना है, रिजिड नहीं होना है। आ रही है बात समझ में? तो ये आप लोग के लिए एक और बेनिफिशियल चीज है कि बेटा आप लोग अपने डाउट्स को हर हाल में रिजॉल्व ही कर लोगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद डू यू रियली थिंक कि मटेरियल की भी जरूरत है? तो मटेरियल भी आपको कोचिंग से ही मिलेगा। मटेरियल में आपकी जो बुक्स होंगी वो इस तरीके से होंगी, बुक्स को जो हमने डिजाइन कराया है वो इस तरीके से कराया है कि आप लोग सब सुनते हो कि फॉर बोर्ड्स और फॉर 11th एंट्रेंस एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब सुनते हो कि जो जिससे पूछोगे कि आपने कैसे एंट्रेंस क्रैक किया, हमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया था, सब यही बोलते हैं। पर एनसीईआरटी को जब हम जोश में खोलने की हिम्मत करते हैं तो वो एनसीईआरटी हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होती बल्कि मीनिंगलेस होती है। फील करते होंगे कि एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स में लिखी हुई लाइनें हमें पता नहीं चलती क्या कहना चाह रही हैं। तो उस एनसीईआरटी को
मीनिंगफुल बनाना भी हमारा काम है। तो इसी वजह से हमने जो मटेरियल को डिजाइन किया वो इस तरीके से किया है कि आपके मटेरियल में एक सेक्शन जो रहेगा वो बेसिकली उन क्वेश्चंस का रहेगा जो कि टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होंगे। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चंस हमारी टीम ने खोज खोज के निकाले हैं एनसीईआरटी से जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, और उसका एक सेक्शन बना दिया गया जो कि आपका एनसीईआरटी स्पेशल है, यानी कि एनसीईआरटी का टोटल कवरेज है। मतलब आप उन क्वेश्चंस को करके एनसीईआरटी पे कमांड ला सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप थोड़े कॉन्सेप्चुअली इंप्रूव हो जाओगे, क्लासेस करोगे तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओगे। तो उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का डेफिनेटली थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, तो आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक सेक्शन अच्छे क्वेश्चंस के जो थोड़े ट्रिकी होंगे, ठीक है। और फिर जो थर्ड सेक्शन है, लास्ट सेक्शन जो आपके बुक में हर एक चैप्टर का ऐसे डिवीजन किया गया है। सबसे पहले एनसीईआरटी वाला, फिर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपका जो थर्ड सेक्शन होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, मतलब वो क्वेश्चंस जो एंट्रेंसेस में पूछे जा चुके हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और इसमें आपको जो ना मटेरियल में आपको फिजिक्स की मटेरियल मिलेगा, बायोलॉजी का मटेरियल मिलेगा, केमिस्ट्री का मटेरियल मिलेगा, मैथमेटिक्स का मटेरियल मिलेगा और इंडो इस्लामिक का मटेरियल मिलेगा। इंडो इस्लामिक और जीके मालूम है ना, ये बात पता चल गई आपको? ठीक है। अगर हम लोग 11th एंट्रेंस का पैटर्न देखें, वो सब आप लोगों को पता होता है, बट स्टिल हमारा फर्ज होता है बताना। तो आपको मालूम है कि 11th एंट्रेंस में साइंस का जो पोर्शन होता है वो 50 मार्क्स का होता है। ये बात पता है आपको? पता है बच्चों? 50 मार्क्स का होता है। अब इस 50 मार्क्स में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। आपकी फिजिक्स होती है, आपकी केमिस्ट्री होती है बच्चों, और आपकी बायोलॉजी होती है। ये तीन सेक्शंस कवर करते हो आप साइंस में, ठीक है। और साइंस कितने मार्क्स की होती है? 50 मार्क्स की, ठीक है। अब रिमेनिंग बचे 50 मार्क्स, तो उसमें फिर आती है मैथ्स, उसमें फिर आती है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स आती है आपकी 30 मार्क्स की। मैथमेटिक्स कितने मार्क्स की आती है बेटा? 30 मार्क्स की। और फिर आती है आपकी इंडो एंड जीके, इंडो इस्लामिक एंड जीके, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कह सकते हो आप। ये होती है 20 मार्क्स की। तो इसमें आपका 10 इंडो का होता है, 10 जीके का होता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये टोटल सम अप हो जाता है 50 प्लस 30 इज 80 एंड प्लस 20 इज 100। तो जो टोटल पेपर होता है वो आपका, जो टोटल पेपर होता है आपका वो 100 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपका पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है, ठीक है। साइंस में 50, मैथमेटिक्स में 30 एंड 20 फॉर इंडो एंड जीके। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं बात करूं, देखो मैथमेटिक्स वाले सर आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देंगे। मैंने सिर्फ ये बता दिया कि मैथमेटिक्स में इतने क्वेश्चन, 30 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 मार्क्स के क्वेश्चन मींस एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। और 50 मार्क्स का मतलब 50 क्वेश्चन, और 20 मार्क्स का मतलब 20 क्वेश्चन, बिकॉज ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैथमेटिक्स वाले सर अपनी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करेंगे जब उनकी क्लास होगी। इंडो जीके वाले सर आपसे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। केमिस्ट्री वाले सर आपसे अपनी करेंगे, बायो वाले आपसे अपनी करेंगे। मैं आपसे करूंगा फिजिक्स की स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है, अगर आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स तकरीबन 16 से 17 मार्क्स इसमें योगदान देती है 50 बनाने में। मतलब फिजिक्स के आपको 16 से 17 क्वेश्चंस मिलेंगे, 16 टू 17 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिजिक्स के। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अभी तक बच्चों मैंने जो बात करी उसको मैं एक बार कंपाइल कर देता हूं ताकि आप लोग इसको समझ लो एकदम अच्छे से। आपके जो टेस्ट के स्लॉट्स हैं या जो आपके टेस्ट जिस तरीके से कराए जाएंगे उसके 4 पैटर्न हमने बना रखे। द फर्स्ट वन इज माइनर टेस्ट, द सेकंड वन इज मेजर टेस्ट, द थर्ड वन इज सेमी मेजर टेस्ट एंड द फोर्थ वन इज फुल सिलेबस टेस्ट। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आपके टेस्ट होंगे, आप लोगों की रेगुलर क्लासेस होंगी, और जो ऑनलाइन बच्चे क्लास कर रहे हैं रेगुलर 11 टेस्ट की क्लास को ज्वाइन करे हुए, उनको ऐप पर आपको जो है लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। आप ऐप से क्लास कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा ऑनलाइन बच्चों के लिए, और ऑफलाइन बच्चे यहां पर ऐसे क्लास कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डाउट्स को लेकर है। तो डाउट काउंटर टेबल बेसिकली ये होता है कि अगर आप ऑफलाइन आते हैं और ऑफलाइन प्रिपरेशन करते हो तो आप अगर क्लास में डाउट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते तो आपके लिए डाउट काउंटर टेबल डले हुए, मतलब डाउट डेस्क डली हुई है। उस डाउट डेस्क पे आप अपने टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। ये दूसरी बात हो गई। अब सवाल ये उठता है ऑनलाइन वाले बच्चों को तो ये बेनिफिट मिल रहा है, पर ऑफलाइन वाले बच्चों को तो ये बेनिफिट मिल रहा है, बट व्हाट अबाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं।
तो उनके लिए 24/7 आपका जो है डाउट चैट्स हैं अवेलेबल, जिस पर आप डाउट्स ले सकते हो और आपके टीचर आपको वहां पर डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए हो गया। उसके बाद सवाल ये उठता है कि सर ये जो टेस्ट होंगे वो ऑफलाइन बच्चों के लिए डेफिनेटली होंगे, पर क्या ये ऑनलाइन वाले बच्चों को भी होगा? तो डेफिनेटली होगा, उनका ऑनलाइन वालों का भी। ऑनलाइन वालों को जब ये जो टेस्ट है वो भेजे जाएंगे और उस टेस्ट को वो देंगे। ठीक है, और भी मेथड्स है जो उनको ऑनलाइन वालों को बता दी जाएगा। आप लोग तो ऑफलाइन वाले हो तो ऑफलाइन वाले समझ गए कि उनका टेस्ट किस तरीके से होगा। और बाकी अगर हम जिस तरीके से मैंने आपसे मटेरियल की बात करी थी, तो मटेरियल ऑनलाइन वाले बच्चों को कोरियर होगा और उस कोरियर में आपको ओएमआर शीट्स भी भेजी जाएंगी ताकि आप उस ओएमआर शीट को वहां से भर के हमें सेंड कर सको। ठीक है, तो आपको उसको भी जेरॉक्स कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। पानी बोल देना। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट तो नहीं बच्चों इसके रिगार्डिंग? कोई डाउट? इसमें 11th एंट्रेंस की हम बात करें तो 11th एंट्रेंस में इंग्लिश का पोर्शन नहीं है। एमयू में हाँ 10 बोर्ड्स में है, तो 10 बोर्ड्स के लिए अगर आप सिर्फ 10 बोर्ड्स के मसले हैं तो उसका और सॉल्यूशन है वो, जो कि हम बाहर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलरली में 11th एंट्रेंस और 10 बोर्ड्स, इंग्लिश यूजुअली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चों का मेन फोकस होता है साइंस और मैथमेटिक्स, तो उसका सॉल्यूशन है ये। और बाकी फिर मैंने आपको 11th एंट्रेंस का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसको मैंने डिस्कस किया, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस किस किस तरीके से होंगे वो हम अभी ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस करेंगे। जिसमें कि मैंने बताया साइंस के 50 मार्क्स होते हैं, मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स होते हैं, इंडो जीके के 20 मार्क्स होते हैं और टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। और इस पेपर को करने के लिए जो टाइम आपको दिया जाता है वो कितने घंटे का दिया था, किसी को पता है? 2 आवर्स का दिया था। 3 आवर्स मत सोच के चलना। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं और हर क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स मिलेगा और एक इनकरेक्ट आंसर पे आपका 0.25 कटेगा। ठीक है, आपका हर एक इनकरेक्ट करने में 0.25 कटेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, एवरेज मेरिट क्या होती है? देखो, मेरिट का इस वक्त एवरेज बताना तो मुझे सही नहीं लग रहा है, बिकॉज मेरिट काफी वेरी कर रही है इस वक्त। तो आप इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो? एक्सटर्नल है ना, तो काफी अच्छा स्कोर करना है, मतलब आप कोशिश करो 70 से ऊपर जाने की। रैंक आप अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा रिजल्ट दोगे। आप ये बताओ, सिर्फ सिलेक्शन चाहते हो, रैंक चाहते हो? रैंक चाहते हो तो बस इसी को टारगेट करना है, इसी के करीब में रहो। 80 जाओगे और अच्छा है, 90 जाओगे और अच्छा है। हम पढ़ाएंगे तो ऐसे ही कि आप कितना भी स्कोर कर सकते हो, पूरा पेपर आपके कंट्रोल में ही रहेगा इंशाल्लाह। आ रही है बात समझ में? ऑलराइट, इसके अलावा कोई बात आपको करनी हो तो बताएं। नहीं करनी तो आप लोगों को ये तो पता चल गया ना दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 फर्स्ट। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, अभी हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, वो तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो रेगुलर ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो मुझे एक बात बताइए कि फिजिक्स में फिजिक्स किस को टफ लगती है? मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो सर बड़ा लगी है, समझ में ही नहीं आता है आपको? मतलब हाँ, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो मैं अंडरस्टूड होता है मुझे। अब तो एक तरीके से अंडरस्टूड वाली सिचुएशंस आ चुकी हैं कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है। और अगर सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उससे बच्चा कंक्लूड नहीं कर पाता कि वो न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ क्या क्या है और पूछ क्या रहा है ना? सबसे ज्यादा बड़ा इशू यही है कि न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, मतलब किस चीज को निकलवाएगा। तो वो चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और कोई दिक्कत वो भी दूर कर देंगे, परेशान ना हो। और कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, दिस इज ऑल अबाउट प्योर प्रोग्राम। और बाकी जो भी इसके फीचर्स है वो मुझे लगता है कि टाइम पे एकदम सरप्राइज करते रहे तो बेहतर है। ठीक है ना? तो मोटे मोटे तौर पे यही है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है। आप लोगों को चैप्टर्स पता है क्लास 10 के फिजिक्स के? एक तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक मैग्नेटिज्म हो गया, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और लाइट। लाइट में आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई है ना, ये बात पता है आपको? ठीक है। और अगर हम क्लास 9 की फिजिक्स की बात करें तो उसमें मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, देन ग्रेविटेशन, साउंड और वर्क एनर्जी एंड पावर। राइट, ये 5 चैप्टर्स इसमें भी आते हैं। सही है, चलो ये रब कर दूं, कुछ लिखना तो नहीं आप लोग को? ठीक है।
ओके, मेरा नाम वाम जानते हो तुम लोग यार? है सालिक कश्यप नाम है मेरा ना। हाँ, वो काफी एक्सपीरियंस है, 8 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है। सालिक अशरफ, SALIKASHRAF, ठीक है। और तो आज हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे और ज्यादा आपसे जानेंगे आज। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका नॉलेज पता चल जाए कि आप किस लेवल पे हो, और फिर तो उसको हमें मिलके इंप्रूव करना ही है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो आपका जो चैप्टर है ना बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या आप इसको सिंपली इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, इसमें मेजरली जो खेल है वो चार्ज का है। इसमें जो मेजर गेम है वो किसका है? चार्ज का। अब जैसे अगर मैं इसी, आपको ये बात पता है 9th रिलेट्स 11, 10th रिलेट्स 12, पता है? 9 की फिजिक्स 11 की फिजिक्स से मुलाकात होगी, 10 की फिजिक्स 12 की फिजिक्स से मुलाकात होगी, और 12 की फिजिक्स का 70% सिलेबस चार्ज के ऊपर है। 70% सिलेबस ऑफ फिजिक्स। आ रही है बात समझ में? तो इसको बड़े अच्छे समझ लेना, चार्ज का गेम है क्या, ठीक है। अब मैं बात करता हूं चार्ज की। अगर मैं आपसे बात करूं चार्ज की, तो चार्ज के बारे में समझते हैं क्या खेल हो सकता है। सबसे पहले चार्ज होता क्या है? चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आप सही बोल रहे हो। बट चार्ज की डेफिनेशन अगर हम दें तो चार्ज की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन और रिपल्जन शो करता है। बोलो, मैटर पता है आप लोग को? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैव मास, ठीक है। अब इसके बारे में अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको दूंगा, हालांकि देनी यही चाहिए, बट मैं पहले थोड़ा फील कराऊंगा, फिर आपको दूंगा डेफिनेशन इसका, ताकि आप उस डेफिनेशन को वाकई समझ पाओ कि ये मीनिंगफुल कितनी है। आ रही है बात समझ में? जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा देन उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है और कंसंट्रेट करना है बातों को समझने में। उसके बाद आपको लिखने का भी समय दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम चार्ज की बात करें बच्चों, चार्ज की 3 कंडीशंस आपको मिल सकती है। चार्ज की कितनी कंडीशंस मिल सकती है आपको? 3 कंडीशन। सबसे पहला कि चार्ज आपका रेस्ट पे है। चार्ज आपका कहां पर हो बच्चों? रेस्ट पे। मतलब अगर मैं बोलता हूं चार्ज इज एट रेस्ट, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा है चार्ज मूव कर रहा होगा, या ऐसा थॉट आ रहा है कि चार्ज रुका हुआ होगा? ऐसे ही आ रहा है। चार्ज रेस्ट मतलब जो कि मोशन ना कर रहा हो, मतलब रुका हुआ। आ रही बात समझ में? दूसरी कंडीशन ये आती है बच्चों कि चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? कांस्टेंट वेलोसिटी समझते हो? वेलोसिटी क्या है? हाँ, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा हूं तो मतलब मैं ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज करूंगा। कैसी बात समझ में आ रही है? और तीसरी कंडीशन चार्ज की आती है कि चार्ज हमारा एक्सीलरेटेड हो। चार्ज कैसा हो बच्चों? चार्ज एक्सीलरेटेड हो। ये 3 कंडीशंस हम लोग को डिस्कस करनी है आपसे। चार्ज हो एक्सीलरेटेड, कि यहां तक बात समझ में आई? अब सुनिए, मतलब आपको एक बात, आपका माइंड सेट हो गया, चार्ज 3 तरीके से हमें मिल सकता है। चार्ज रेस्ट पे मिल सकता है, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, और चार्ज एक्सीलरेटेड होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये 3 चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट पे है, अगर चार्ज रेस्ट पे है बच्चों, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब ही आप ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो साउंड्स लाइक इलेक्ट्रॉन, बट पर्टिकुलरली हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करनी होती है। इलेक्ट्रो साउंड्स लाइक इलेक्ट्रॉन, बट हमें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं करनी होती, हमें चार्जेस के बारे में बात करनी पड़ती है, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब चार्ज रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो अपन लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स का। दिखा रहा हूं मैं कनेक्टिविटी आपको, तो अच्छे से यही समझ लो ना,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, अगर चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर चार्ज आपका एक्सीलरेटेड है, अगर चार्ज आपका एक्सीलरेटेड है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या इतनी बात समझ में आई? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का शॉर्ट फॉर्म होता है ईएमडब्ल्यू। क्या होता है? ईएमडब्ल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और तो बेसिकली चार्ज की तीन कंडीशंस हमने पढ़नी होती है। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और चार्ज अगर एक्सीलरेटेड है तो वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? आ गई कि नहीं आ गई? अब इनकी स्पेसिफिक बातें कुछ हम लोग करेंगे जो कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बात क्या है बच्चों? वो बात ये है, अगर चार्ज रेस्ट पे है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये बात आपको, हमको, सबको समझ में आ गई। पर इसकी कुछ और बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो बातें क्या है? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और कोई फील्ड नहीं बनेगी। आ रही है बात समझ में? अगर चार्ज रेस्ट पे है तो कौन सी फील्ड बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर चार्ज रेस्ट पे तो वो कौन सी फील्ड बनाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में है तो वो दो फील्ड्स बनाता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज मतलब रेस्ट वाला चार्ज, a static charge is the source of electric field only? Am I true or false? Is this true or false? A static charge is the source of electric field. ट्रू है, क्योंकि मैंने बताया अगर चार्ज स्टैटिक है मतलब चार्ज रेस्ट पे, और रेस्ट के कारण खाली कौन सी फील्ड बनेगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मतलब क्या चार्ज मोशन कर रहा है? बोलिए, चार्ज मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चार्ज मोशन कर रहा है। तो चार्ज अगर मोशन करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, a moving charge is the source of electric field as well as magnetic field। यानी कि अपन लोग जब भी चार्ज को देखेंगे और ऐसे चार्ज को देखेंगे जो कि मूव कर रहा होगा तो वहां पर दो फील्ड्स बनेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और, बोलो, अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास एक वायर है और उस वायर में चार्ज चल रहा है बच्चों, तो इसकी तरफ क्या कौन सी फील्ड बननी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने कहा ये मेरे पास पूरा चार्ज है, चार्ज का ऐसा शेप नहीं होता, बस एज्यूम कर रहा हूं। तो ये चार्ज है सपोज करो, तो और ये चार्ज यहीं रुका हुआ है, तो इसके तरफ कौन सी फील्ड बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? पक्का पक्का, ये डाउट है? पक्का, वेरी गुड। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका अलग सेक्शन है, इसको बाद में ही डिस्कस करेंगे। इसमें भी आप लोग जो इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड बात है वो हम कर सकते हैं कि एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड मतलब मोशन तो इसमें भी हो रहा होगा, और हमें पता है मोशन करने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी, बोलो, और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेंगी। कैसी बात समझ में आ रही है? इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी और मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाएगा, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाएगा। ईएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू मत करना, अगर ईएमडब्ल्यू समझ लोगे तो डेफिनेटली बीएमडब्ल्यू ले लोगे, ठीक है ना? ऑलराइट, अब सुनो आगे। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी कि तुमको अगर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो तुमको नॉलेज है।
चार्ज अगर रेस्ट पे तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा, मतलब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, मतलब एनर्जी नहीं निकलेगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी, नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी। कहती बात समझ में आ रही है आप लोग को? देयर विल बी नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। बोलो। और अगर मैं इसकी बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो देयर विल बी अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और कोई सी फील्ड नहीं बनेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी और एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और रेडिएशन ऑफ एनर्जी भी होगा। एग्जाम्पल सोचो, कभी किसी का हाथ पैर टूटा है? घर वालों में किसी का टूटा है? अच्छा, आपने एक एग्जाम्पल देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। एग्जाम्पल होता है बच्चों एक्सरे, सुना है आपने एक्सरे? तो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल है। एक्सरे किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो आप लोग जब कभी हॉस्पिटल गए हो, या आपको इतना पता ही होता है कि जब किसी पेशेंट का एक्सरे हो रहा होता है तो डॉक्टर्स ये कहते हैं जो पेशेंट है उसके अलावा सभी लोग उस रूम से बाहर चले जाएं। सुना है कभी? सुना है ना? जब डॉक्टर किसी पेशेंट का एक्सरे करता है, जब किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, तो जब आदमी डॉक्टर एक्सरे करते हैं तो वो डॉक्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं पेशेंट्स के अलावा सभी लोग बाहर चले जाएं। कहते कि नहीं कहते? वो क्यों कहते हैं? बिकॉज उस कंडीशन में एनर्जी का रेडिएशन होता है और वो एनर्जी उसको नुकसान पहुंचा देगी, हार्मफुल एनर्जी होगी। दैट्स व्हाई डॉक्टर कहते हैं बाहर निकल जाइए आप लोग, बाकी लोग। आ रही है बात समझ में? तो इसी वजह से मैंने बोला कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में। क्या मेरी बात को 100% समझ पाए? एग्री करो। अगर नहीं कर पाए तो बताओ, डाउट किसको है? किसी को डाउट है क्या? एकदम, क्या ये चीज आपको दिमाग में अच्छे से उतर गई? ठीक, वेरी गुड। अब जरा मैं कुछ आपसे एक दो तीन पॉइंट्स लिखता हूं जो कि आपको इससे भी समझ में आ रहा है, बट किसी किसी बच्चे को स्टेटमेंट देख के याद आता है कि स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो कि रुका हुआ है ना। स्टैटिक चार्ज मतलब इसके आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं चार्ज एट रेस्ट, है ना। स्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज एट रेस्ट is the source of electric field, is the source of electric field only। क्या मेरी बात समझ में आई? जो आपका स्टैटिक चार्ज होता है मतलब एक ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट पे होता है, वो किसका सोर्स होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं कि अ मूविंग चार्ज, देखो ये बोर्ड, ये स्क्रीन में आ रहा है क्या? अ मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Static charge is the source of electric field, whereas a moving charge is the source of electric field as well as magnetic field। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया आपको? ओके, अब जरा सुनिए, ये वाली चीज, ये वाला पोर्शन दिख रहा है स्क्रीन में? दिख रहा है? ऑलराइट। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास यहां पर एक चार्ज है, उस चार्ज को मैंने मान लिया Q, और ये चार्ज आपका कहां पर है? रेस्ट पे है। तो ये चार्ज कौन सी फील्ड बनाएगा? ये चार्ज कौन सी फील्ड बनाएगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या किसी के दिमाग में मैग्नेटिक फील्ड का ख्याल आ रहा है? नहीं आ रहा। वेरी गुड, बिकॉज आप सब जानने लगे हो कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और कोई फील्ड नहीं बनाएगा। अब जैसे मेरे पास एक दूसरा चार्ज है बच्चों, और ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v,
चार्ज इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। अब ये जो चार्ज है ये कौन सी फील्ड बनाएगा? वेरी गुड, ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको इतना कर लीजिए, चलिए इसको लिख लीजिए। आप लोग लेट हो गए क्या आज? लिख लीजिए बेटा, ये लिख लीजिए और आप लोग क्लास के बाद मुझसे मिल लीजिएगा, 10 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। तो ये जो आपको अभी स्किप हो गया ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी इसको लिख लीजिए। इसको ले लेते हैं ना, ये दो एग्जाम्पल्स हैं तो ये एग्जाम्पल 1 हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल 2 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है क्या? अब देखो एक क्वेश्चन बताओ, मुझे बताना आप लोग बता पाओगे नहीं, आई होप के बता पाओगे। यहां पर ले लेता हूं मैं एग्जांपल 3, ठीक है। यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मतलब ई माइनस, ठीक है। और यहां पर आपके पास अल्फा पार्टिकल्स है। यहां पर आपके पास क्या है? अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आप लोग जानते हो? हीलियम 2 प्लस आइन, हीलियम के जो आइंस होते हैं, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा है कुछ कुछ? अभी मैं डिस्कस भी करूंगा इस पे। आप बस अभी ये मान के चलो ये क्या है? चार्ज, और ये भी क्या है? चार्ज, ठीक है ना। आपको क्या मान के चलना है? ये क्या है और ये क्या है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की लड़ी है, ये इलेक्ट्रॉन्स की लड़ी मूव कर रही है ऊपर, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अल्फा पार्टिकल्स भी मूव कर रहा है ऊपर। आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं, विच फील्ड is common in between these two? और इन दोनों में कौन सी फील्ड कॉमन होगी? आप सोचो, नहीं इसमें देखो, क्या ये वाले चार्जेस मूव कर रहे हैं? क्या ये वाले चार्जेस मूव कर रहे हैं? और ये वाले चार्जेस मूव कर रहे हैं बच्चों। तो मैंने क्या बोला है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मतलब कहने का ये है कि आप यहां से भी समझ सकते हो और आप इस स्टेटमेंट को भी रीड कर सकते हो। और ये स्टेटमेंट क्या कहता है? अ मूविंग चार्ज, क्या लिखा है? अ मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज। अब यहां पर दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं? मूव। कॉमन कौन सी फील्ड आएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास भी है, मैग्नेटिक फील्ड इसके पास भी है, मैग्नेटिक फील्ड इसके पास भी है। दोनों के पास दोनों फील्ड्स हैं तो कॉमन फील्ड दोनों ही हो गई। तो मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ लिख देता हूं और मैग्नेटिक फील्ड एमएफ लिख देता हूं। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होगा। समझ में आया अच्छे से? पक्का?
अच्छे से पढ़ के लिखना बच्चों, ताकि कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सको। ठीक, अच्छे से पढ़ के लिखिएगा, ताकि कोई डाउट हो तो पूछ सको आप लोग। अभी उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, अभी मतलब आपको जो है ना मेनू बता रहा हूं, खाएंगे तो फिर पूरे चैप्टर्स में ही खाना है इसको। कहते हैं ना, अभी जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो तो मेनू आ जाता है कि क्या क्या खाना है, वो आप ऑर्डर कर देते हो, फिर खाते हैं। तो अभी स्टार्टिंग दिखा रहे हैं आपको क्या क्या चीज हमें इसमें देखनी है। सर वो रेडिएशन ऑफ एनर्जी, रेडिएशन ऑफ एनर्जी में आपको दोबारा बताऊं, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन है, देखो जब भी कोई एक बच्चा डाउट पूछे ना क्लास के अंदर, तो सभी बच्चे कॉन्शियस हो जाए उस डाउट पे, क्योंकि वो डाउट हो सकता है कल को उनका भी बन जाए, तो वो बेटर है एक ही बार में रिजॉल्व हो जाए। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, और पर कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा, मतलब एनर्जी नहीं निकलेगी। पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, जिसमें चार्ज की कंडीशन कैसी थी, एक्सेलरेटेड, चार्ज क्या कर रहा था, एक्सेलरेटेड था, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो कि इसमें भी कॉमन है। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो कि इसमें भी कॉमन है। बट इन दोनों चीजों में यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस यह है कि इसमें कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा और इसमें एनर्जी का रेडिएशन होगा। ठीक है, और इसी वजह से बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक एग्जांपल एक्सरे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों को लाइट पढ़ते समय भी करना है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ऐसे याद कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल क्या है, एक्सरे। क्या एग्जांपल बेटा, एक्सरे। एक्सरे इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब एक्सरे होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चों कि एक्सरे जब होता है, आप लोग भी सुनो ये बात, कि जो एक्सरे होता है उस टाइम जब किसी पेशेंट का एक्सरे चल रहा होता है, तो डॉक्टर्स ये कह देते हैं ना, पेशेंट के अलावा जितने भी लोग सब बाहर चले जाएं। कहते हैं, ये बात ध्यान है आपको। ऐसा क्यों कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें एनर्जी का रेडिएशन होगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी और एनर्जी नुकसान करेगी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं पेशेंट के अलावा सारे लोग बाहर चले जाएं। अब पेशेंट की तो मजबूरी है ना भाई, इसको कराना पड़ेगा। अब ऐसा हाथ लेकर चलेगा नहीं वो, बोलो आ रही हो, समझ में आया कि नहीं? जब समझ में आ गया, थोड़ी सी मुस्कान रखो चेहरे पे, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस हमेशा टीचर को एनकरेज करता है। और वो ऐसी चीज बेटा, मैंने बजट डिसाइड करवा दिया कि हिंदुस्तान का, कि दाल का रेट क्या रहेगा। चलो बच्चा, समझ में आया, करो। ये बीच वाला पोर्शन रब कर दूं, बीच वाला पोर्शन रब कर दूं बच्चों, ठीक। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। अब मुझे बताओ, आपको मालूम है
कि इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं, पर उनको हम पढ़ते नहीं है। अब सर ये तो भेदभाव हो गया ना। बेटा अभी सुन लो, लिखना बंद कर दो, सुन लो, फिर लिख लेना, मैं मौका दूंगा। मैंने क्या बोला, आप लोग मेरे वर्ड्स पे गौर करिए कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं, पर हम पढ़ते नहीं है। तो ये तो पार्शियलिटी हो गया ना कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को फुल इज्जत है, बाकी को इज्जत नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। बाकी के जो पार्टिकल्स थे वो उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज नहीं थी, कभी कभी वो कोई भी दो पार्टिकल्स की मिक्स प्रॉपर्टीज को शो करते थे। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। दूसरी बात कि वो परमानेंटली एग्जिस्टिंग नहीं थे, मतलब वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो अब हमने दो क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको बताया कि हम बाकी के पार्टिकल्स को क्यों नहीं पढ़ते। सबसे पहला क्राइटेरिया इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं थी उनकी, दूसरा परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो जब उन दो क्राइटेरिया के बेसिस पर हमने डिस्कशन किसका करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, मतलब अपना माइंड सेट हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, प्रोटॉन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, न्यूट्रॉन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, और ये तीनों ही पार्टिकल्स परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों ही पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चों? परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से हम इन तीन पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, ये सब आपको पता होता है। इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कैडविक। सब पता है ना, जिसको आपको ट्रिक्स भी पता होते हैं। ईंट पर अनाज चलता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन। देखो ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे बताते हैं EATH। इसमें मैं बोलता हूं, कभी बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं तो मैं बोलता हूं ईंट पर नचार डाला तो लाइव झींगा डाला, ठीक है। ई देखो अब यहां पर ई फॉर इलेक्ट्रॉन, TH फॉर थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम था थॉमसन, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो स्ट्रिक को लिख भी सकते हो, P फॉर प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले का नाम था रदरफोर्ड, और N फॉर न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय कैडविक, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले का नाम क्या था? कैडविक। तो अगर आप लोग को ये हेल्पफुल लगता है तो आप इसको लिख लो, और आप भी बोल लो कि ईंट पर नचा डाला तो लाइव झींगा डाला, हो गई लाइव झींगा डाला, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका होता है ईंट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, P फॉर प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, N फॉर न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय कैडविक। आपको नॉलेज होनी चाहिए पर इसका जो है ना मेन चीज जो हम यूज करेंगे वो क्या क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या चीजें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, ठीक है। अभी इसमें जो बातें पता होनी चाहिए अपन लोग उसी को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूं क्या? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E माइनस मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस साइन क्यों यूज कर रहा हूं मैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी लिखिए मत, समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? एक ऐसा पार्टिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज है। कैसी बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg। ये तो इलेक्ट्रॉन का बच्चों मास हो गया। कितना होता है मास? 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg। क्या मेरी बात क्लियर है? और अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड वी ऑल नो कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम, मतलब चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट चाहिए होता है वो कूलम होता है। तो हम यहां पर कूलम लगा देते हैं C, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन एक कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो आई कैन पुट माइनस साइन ओवर हियर, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकल कर आ गया माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में दो बातें क्या पता होना चाहिए? मास कितना है? तो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है जी। और दूसरी बात चार्ज कितना होगा?
तो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्या बच्चों ये बात क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन जो है हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बच्चों। कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब बात करते हैं, ठीक है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पर डेफिनेटली इसके ऊपर मास तो होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बच्चों, क्या मैं इसको E प्लस से दिखा दूं? E फॉर चार्ज, प्लस मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात कर, E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितनी बात समझ में आ रही है? जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन की बराबर ही होता है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज होगा, बट इस चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा। इस चार्ज का नेचर कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव, यानी कि ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कितनी बात समझ में आ गई? कितनी बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली प्रोटॉन की बात कुछ बोले थे, समझ में आ गया? और प्रोटॉन को मैंने बोला इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसका मास जो होता है बच्चों वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होता है बट पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? न्यूट्रॉन की। तो बेटा न्यूट्रॉन जो है एक ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल। मतलब क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। क्या ये नेगेटिव है? नहीं। मतलब ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है, उसी को हम न्यूट्रल कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ना ही न्यूट्रॉन पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, और जो ना ही पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब सुनो, जो न्यूट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन n लिख दूं क्या? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेटली। जो अगर आपको न्यूट्रॉन लेना है कहीं पे तो आप इसको इतना ही ले सकते हो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली बराबर किसके होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के। और जैसा कि मैंने आपको बताया था चार्ज तो होता ही नहीं है, तो इसका चार्ज मैं इक्वल्स टू 0 लिख देता हूं, या इसका चार्ज इक्वल टू 0 नहीं लिखता, मैं इसका लिखता हूं नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? अब नेट चार्ज की कहानी भी डिस्कस करूंगा मैं। और अगर आपसे फिजिक्स में या आप केमिस्ट्री में भी कहीं अगर इसको यूज करते हो और आपसे पूछा जाता है एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है, आपसे क्या पूछा जाता है? एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है। तो एलिमेंट्री चार्ज का आपको आइडिया है? एलिमेंट्री चार्ज कितना होता होगा? जब भी आपको फिजिक्स में एलिमेंट्री चार्ज की बात करनी पड़े तो आपको याद रखना है ये एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए सारी वैल्यूज पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं, क्या मैंने ये वैल्यूज को देखकर लिखा है, बगैर देखे लिखा है, तो इसका मतलब मैं याद कर सकता हूं तो आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई एलियन नहीं हूं, कभी मैं जाके दोपहर में खड़ा हो जाता हूँ धूप में, धूप, ऐसा नहीं करता ना, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज की कहानी क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब बात खत्म हो गई। कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आगे चलने वाले हम पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री चार्ज द बेसिक चार्ज जो कि चार्ज पार्टिकल पजेस करता है, क्योंकि आपका डोमिनेंसी किसकी रहने वाली है आपके सिलेबस में? इलेक्ट्रॉन की। और वो कितना चार्ज पजेस करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी बात समझ में आ रही है? ऑलराइट। अब जरा एक बात को सुनो, अपने जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जो अपने साइंटिस्ट लोग होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते कभी भी। जैसे डेल्टन का कहना यह था एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, याद आ रहा है? 1808 की बात है, शायद तुम थे, पढ़ा था। डेल्टन ने क्या कहा था? एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता,
ठीक है। पर उसके बाद रिसर्च हुई तो एटम के अंदर ही 3 और पार्टिकल्स निकल गए, मतलब एटम से छोटी भी चीज मौजूद है, तो तभी तो उसके अंदर आ रही है। अगर मैं इस गिलास के अंदर कोई चीज रखता हूं, मतलब वो गिलास से छोटी ही तो होनी चाहिए। बोलो, अब एटम के अंदर वो 3 पार्टिकल्स है, मतलब वो एटम से छोटे ही हुए होंगे। तो एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये थ्योरी आ गई। ठीक है, अब हमने सोचा, अब हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से छोटा क्या होगा, तो उससे भी छोटा निकल कर आ गया एक पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वार्क्स। और क्वार्क्स क्या होता है बच्चों? क्वार्क्स होता है प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3, ये होता है क्वार्क्स। ई चार्ज जो आपने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बोला, एलिमेंट्री चार्ज को हम लोग ई से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ई का भी कितना हिस्सा चल रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब इससे भी छोटा हो गया कि नहीं हो गया? आ रही है बात समझ में? तो ये आ गया क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होता है? प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3। अब सुनो, जो हमारे सिलेबस में, मतलब सबसे छोटा चार्ज जो हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे वो ये होगा, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ये क्वार्क सर आपको सिर्फ इसलिए बताया गया कि सिर्फ आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए, कि इससे भी छोटा पार्टिकल आगे दावेदारी करना है, हो सकता है आने वाली जनरेशन इसको पढ़े। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? चलो करो। एलिमेंट्री चार्ज क्या है? एलिमेंट्री चार्ज एकदम बेसिक चार्ज है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। इसको जब मैं यूज कराऊंगा तब मैं फील कराना चाहूंगा कि किस तरीके से यूज करना है, कैसे इसके लिए सोचना है। अभी सिर्फ मैं आपसे बोलूं कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्लास में है, कल ही की क्लास में इसका यूज भी है। बेसिकली आज का लेक्चर आपको कल की क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। सर इन चीजों का जो मास है इनका मैंने कैलकुलेट कैसे किया होगा केजी में? वो सब प्रोसेस छोड़ो, तो मैं रिसर्च नहीं करना है, फालतू में रिसर्च में टाइम वेस्ट मत करो ना। कॉम्प्लिकेट। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, वो ये है कि सर आपने बताया कि जो न्यूट्रॉन होगा वो न्यूट्रल होगा, हमने मान लिया, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ये भी मान लिया। पर हो सकता है किसी बच्चे में जानने का एक्साइटमेंट ज्यादा हो, तो वो फिर भी चाहेगा कि सर आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा हैवी होगा। कुछ तो हैवी होगा, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जो न्यूट्रॉन होता है वो स्लाइटली हैवियर होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो स्लाइटली हैवियर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अप्रोक्सीमेटली कितनी परसेंट से हैवियर होता है, अगर मैं परसेंटेज लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 0.1% से हैवियर होता है। किससे? प्रोटॉन से। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से हैवियर होता है, और कितनी परसेंट में हैवियर होता है? 0.1%। ठीक है,